सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का पहला प्रकरण न्याय पाने की प्रक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने अध्याय 5 में देखा था कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसी ही न्याय प्रणाली के बारे में कि जब अपराध होता है तो उसकी सज़ा के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, सज़ा देने का हक किसको है। तो देखो, जब हम किसी अपराध को करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी जब भी कोई अपराध होता है तब सबसे पहले क्या है, FIR दर्ज करवाई जाती है। और FIR कहाँ दर्ज होती है? पुलिस थाने में। पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और जब हम फिल्म देखते हैं या वास्तविक जीवन में हमें ऐसा ही लगता है कि पुलिस ही यह तय करती है कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं तो क्या वो सही मायने में अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपराधी है या नहीं, इसका फैसला कहाँ होता है? अदालत में होता है। ये अदालत तय करती है कि वह व्यक्ति अपराधी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। तो देखो कि यहाँ निष्पक्ष से मतलब है कि दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं, उससे भी पूरी बात पूछी जाती है कि क्या सही मायने में उसने यह अपराध किया है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? और इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक कहानी के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय प्रक्रिया किस तरह चलती है और इस आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने इस काल्पनिक कहानी में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो देखिए कि यहाँ पर एक कहानी है जिसमें एक महिला है, वो ये कह रही है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। तो देखिए इस कहानी को देखते हैं। सबसे पहले कि यह कहानी है 18 जुलाई 2006 की। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही थी। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही थी। तब वो ढूंढते ढूंढते ये सोचती है कि मुझे पक्का पता है यहीं रखा था, कहाँ गया। तब उनके पति श्रीमान शिंदे वो उनसे कहते हैं कि जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। तब वो उन्हें ये बताती है कि मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है और मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। तो शांति हेम्ब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। तब श्रीमती शिंदे है वो क्या शांति से बात करती है और उससे पूछती है, उस पर आरोप लगाती है कि शांति, क्या तुम अब चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को भी बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो भी लौटा दो।
तब वो उनके सामने गिड़गिड़ाती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति क्या कर सकता है ना। तो वो कहते हैं नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। वो हाथ जोड़ती है, विनती करती है, और इतने में ही उनके पति भी आ जाते हैं। और शिंदे साहब क्या करते हैं कि शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, और उस बक्से में क्या है कि एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं, और वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं, और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है, और यह उसी हार बेचने के बाद मिला हुआ पैसा है। तब वो फिर कहती है कि साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। तब क्या है, ये जो मिस्टर शिंदे हैं वो थाने में चले जाते हैं, और थाने में पहुंचकर पुलिस इंस्पेक्टर है वो उनसे पूछता है, जी कहिए साहब। तो वो शिंदे साहब कहते हैं कि मैं एक FIR लिखवाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हो गई है, और घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। और शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं। देखो, हमने अध्याय 5 में भी पढ़ा था कि अगर फौजदारी कोई भी मामला है तो उसमें जैसे चोरी करना है ना, या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होना, इस तरह की जो अपराध होते हैं उनमें सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है, यानी उस अपराध की सारी घटना लिखवाई जाती है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इस तरह से। फिर उसके बाद एक चार्जशीट, एक फ़ाइल तैयार होकर अदालत में पेश की जाती है, और फिर अगर गुनाह साबित होता है तब उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है। तो इस तरह से ये सबसे पहले यहाँ FIR दर्ज की गई है। इसके बाद देखिए कि अब इंस्पेक्टर क्या है, वो शिंदे साहब के साथ उसके घर चले जाते हैं। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि अब मैं चोरी के मामले में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा, और रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ, और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। तब फिर वो शांति क्या करती है कि मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। तो देखो किस तरह से इंस्पेक्टर ने क्या किया कि उसकी मेहनत की कमाई थी 10,000 रुपये, और वो भी सबूत के तौर पर अपने साथ ले गए, क्योंकि इसी से ये पता लगता है कि भी हार बेच करके और ये रुपए आए हैं। तब अब देखो, वो थी 18 जुलाई की। अब अगले दिन 19 जुलाई 2006 को शांति का भाई सुशील आता है, और वह सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। तब इंस्पेक्टर क्या कहता है कि उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। तब सुशील ने कहा कि लेकिन मैं वकील की फ़ीस कहाँ से लाऊंगा, और हमारे लिए जमानती कौन बनेगा, और आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके सबूत के तौर पर अपने पास रख ली है, तो मेरी जमानत कौन भरेगा, और वकील के इतने पैसे होते हैं वो मैं कहाँ से लाऊं। तब सब इंस्पेक्टर जो राव हैं वो सुशील को 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं, गालियां देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि वो अपना इल्ज़ाम कबूल कर ले, और वे उसे ये मानने के लिए भी कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं, और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद उसे पुलिस छोड़ देती है। तो देखो इस तरह से कि पुलिस उस पर ज़बरदस्ती क्या दबाव बना रही है कि जो चोरी उन्होंने की ही नहीं है उसे ये कहते हैं कि कबूल कर लो कि तुमने चोरी की है। तो लेकिन वो बार बार यही बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ और मैं फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ और हमने चोरी नहीं की है। तो इसके बाद पुलिस उसे तो छोड़ देती है 2 दिन बाद, जबकि देखो उसे गालियाँ पड़ती हैं, उसके साथ मारपीट भी होती है। और इस तरह से जुलाई से अब 1 महीना उसे हो गया, 23 अगस्त 2006 की बात है, देखो है ना। तो ये 23 अगस्त, ये तारीख इसलिए कि आप देखते रहना कि कितना लंबे समय लगता है इस न्याय प्रक्रिया में। अब 1 महीना हो गया है, शांति जेल में है, तो अदालत ने 1 महीने बाद शांति की
जमानत की अर्जी तो मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। तो इसका क्या नतीजा हुआ कि जमानत मिलने के बावजूद भी वह जेल में ही पड़ी रही। अब उसे गहरा सदमा लगा और वो डरी हुई थी कि इस मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा, और वो ये सोच रही थी कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है और सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? क्योंकि वो इनके देखो कितने सालों से इनकी मेहनत की कमाई थी। अब देखो, ये थी 23 अगस्त की बात। ऐसे करते करते हो गया सितंबर आ गया, 14/9/2006, 1 महीने बाद लगभग। तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आरोप पत्र दायर कर दिया और अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। और शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई भी वकील नहीं है। तब मजिस्ट्रेट महोदय क्या करते हैं, यानी जो न्यायाधीश हैं, वो शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। तो देखो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार भी प्राप्त है। क्योंकि उसके पास वकील करने के लिए कोई पैसा नहीं था, तो अब ये उसके अधिकारों के तहत संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब हैं या किसी भी वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए यह हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, और यह है संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो इस तरह से उसके एक वकील है वो मुहैया करवा दिया जाता है। फिर अब जो अधिवक्ता हैं कमला राय, वो शांति से अदालत में मिलती है और फिर शांति उन्हें बताती है कि ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं और मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। तभी उसका भाई सुशील भी बताता है कि उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले थे और उन्हें ये लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। अब देखो, इस तरह से करते करते हो गया 11 दिसंबर 2006, लगभग देखो 5 महीने के आसपास हो गया है। तो अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले थे वे उसके पास पाए गए हैं। तब शांति बोलती है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई होनी चाहिए, और इस तरह से मजिस्ट्रेट के सामने जो मुकदमा है वो शुरू होता है। तो ये देखो कि ये थी दिसंबर की बात, और अब आ गया है 8 मार्च 2007, लगभग 3 महीने बाद। तब सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती और श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह से गायब हुआ, उनसे पूछा गया। तो शिंदे ने बताया कि मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है और शांति के अलावा कोई भी और व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए, और शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर ही मिला है और वह चोर है। तो इसके बाद जो अधिवक्ता हैं कमला राय, वो श्रीमती शिंदे से जिरह करती है, उनसे सवाल जवाब पूछती है। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। तो पिछले 3 साल से जब शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई है, और हर महीने आप उसे 1,000 रुपये भी पगार में देती हैं। तो देखो, इस तरह से क्या होता है कि जो कमला राय है अधिवक्ता, वो ये साबित कर देती है कि जो 10,000 रुपये उन्हें मिले हैं वो उनकी मेहनत की कमाई है, उसमें से बचा बचा कर रखे हुए हैं, कि 3 साल से काम कर रही है ना, और हर महीने 1,000 रुपया उनको मिलता है, यानी कि 3 साल के हुए 36,000।
तो अब क्या 36,000 में से उन्होंने 10,000 रुपये बचत नहीं करी होगी? तो हो ही सकता है। तो इस तरह से ये बात है देखो अप्रैल की। तो अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है और इन दोनों के बयानों के आधार पर राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। तो इस तरह से देखिए फिर कहानी आगे चलती है। और अब ये घटना है मई की, लगभग 1 महीना होने वाला है। तो ये है 14 मई 2007 की। जब मुकदमा ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तभी सुशील को ये पता लगता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं और श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं और उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है और सुशील यह बात अधिवक्ता कमला राय को बताता है। और अब अधिवक्ता राय है वो बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। तो और वो उनसे पूछती है कि इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें ये दिखा सकते हैं कि आपने उसमें क्या क्या सामान बरामद किया है? तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना ये हार पहचान लिया है और हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था और उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है और यह हार उन्होंने ही चुराया है। तो इस तरह से सबूतों के आधार पर यह पता लग जाता है कि यह हार सुशील ने और उसकी बहन शांति ने नहीं चुराया है। और अब देखिए ये बात है 15 जुलाई 2007 और वो थी जुलाई की घटना, जुलाई 2006 की, यानी लगभग हो गए 12 महीने। और देखो एक निर्दोष महिला 12 महीने से जेल में है। तब इन सबूतों के आधार पर अब न्यायाधीश ने क्या कहा कि न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। और शांति तो अब जो न्यायाधीश है इन्होंने क्या फैसला दिया कि शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। और मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। तो देखिए कि कैसे पूरा 1 साल हो गया एक छोटे से मुकदमे को। अब देखो कि इस 1 साल के दौरान जो शांति की छवि है वो धूमिल हो गई है ना, कि उसके ऊपर आरोप लगाया गया चोरी का। और इस तरह से ये जो न्याय प्रक्रिया है कितनी लंबी चलती है। तो इससे क्या है कि न्यायालय की भूमिका पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इस घटना के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि पुलिस और सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी इस आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया। आइए अब हम उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो देखिए कि पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। और जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और इसी जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। और अगर पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि हमने अध्याय की शुरुआत में ही कहा था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह अदालत में या न्यायाधीश को तय करना होता है कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं। तो दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था कि इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, चाहे वह अमीर है या गरीब। और इसी तरह से पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है।
लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश भी तय किए हैं और इन्हीं दिशा निर्देशों का नियमों का पालन करते हुए पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती है। तो इसी तरह से देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए कि कौन कौन से अधिकार हैं। गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार भी है। तीसरा, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार भी है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। तो देखिए कि यहाँ ऐसा ही एक प्रश्न बनता है कि क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो देखो कि अभी हमने यहाँ देखा कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि आरोपी ने किसी दबाव में आकर या फिर पुलिस की मारपीट से डर कर बयान दिया हो, इसीलिए उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई है और इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। अब देखिए ये नियम कौन कौन से हैं, ये दिशा निर्देश कौन कौन से हैं कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, उसकी नाम पट्टी, उसका पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का एक कागज़ तैयार किया जाए और उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए और सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए और वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का कोई व्यक्ति भी हो सकता है और अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए जिससे कि पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 या 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। तो ये जो नियम है सारे ये कहलाते हैं डी.के. बसु दिशा निर्देश और पुलिस को इन नियमों का पालन करना होता है। तो इस तरह से देखिए कि अब चलते हैं वापस शांति की कहानी पर और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा था। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डी.के. बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? तो देखो कि ये जो कानूनी कार्रवाई थी उसे हिरासत में रखना वो सही नहीं थी और ये इनके दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी हुआ है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? तो बिल्कुल भी नहीं किए थे। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? तो देखो कि जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि शांति की गिरफ्तारी के समय एक अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के रूप में एक कागज़ तैयार करना चाहिए था
और उस अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत करवाने चाहिए थे और उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके किसी रिश्तेदार को या उसके किसी जान पहचान के व्यक्ति को दी जानी चाहिए थी, जबकि पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। तो क्या आपको लगता कि थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उसकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? तो देखो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऐसे क्या कारक हैं जो आपकी राय में कि एफआईआर लिखने या ना लिखने के लिए पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं? तो देखो इस कहानी में कि शांति है वो गरीब है, एक घरेलू नौकर है ना, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो 20 वर्षीय बेटा होता है उसका, इनका शिंदे साहब का, तो वो एक अमीर बाप का बेटा है। इसीलिए शांति के सही होने पर भी उसकी बात को दबाने की कोशिश की जाती। दूसरा ये कि जो पुलिस अफसर है वो उल्टा शांति को और सुशील से ही सवाल करता कि तुम्हारे पास 15,000 रुपये कहाँ से आए, है ना। तो इस तरह से क्या है कि वो उनसे डरा धमका कर उन दोनों को वहाँ से भगा देते। तो इस तरह से पुलिस की जो भूमिका है उस पर सवाल भी उठते हैं। इसके बाद है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की एफआईआर क्या होती है। तो देखिए कि पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी भी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है और कानून में कहा भी गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फ़ौरन एफआईआर दर्ज करनी होती है और पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्य और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है कि जैसे चोरी है वो कहाँ हुई, किस समय हुई, किसके घर हुई, किसने की, तो इस तरह से पूरी घटना का विवरण उसमें लिखा होता है। और अगर अपराधियों का पता हो तो उसके नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है और एफआईआर में शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम और पता भी लिखा होता है। जैसे कि इस कहानी में शिंदे साहब ने एफआईआर दर्ज करवाई तो उसमें उनका भी नाम होगा। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फार्म होता है। इस पर शिकायत करने के बाद शिकायत करने वाले के दस्तखत भी होते हैं। तो शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त में पाने का एक कानूनी अधिकार भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पुलिस की इस न्याय व्यवस्था के अंदर क्या भूमिका होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरकारी वकील की क्या भूमिका है, न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।